मेरा नाम पायल है। एक दिन मैं अपने ऑफिस गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक नया व्यक्ति आया था। उसकी अभी नई नई नौकरी लगी थी, मगर वो मुझे बड़ा अजीब लगता था। उसकी नजरें मुझे अपने शरीर पर घूरते हुए महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे साथ कुछ करना चाहता है। मुझे उसका ये अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने उसकी शिकायत अपने बॉस से कर दी। मगर 2-3 दिन गुजरने के बाद उस व्यक्ति ने मेरे साथ उसने तो मेरी जिंदगी ही तबाह कर दी थी। उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में सोच सोच कर मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं उसे शायद कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ था। मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहती थी। वो तो ज्यादा काम नहीं करते थे। अपने समय में उन्होंने भी काफी मेहनत की था। उनकी मेहनत का ही तो नतीजा था जो आज हम इतने बड़े घर में रह रहे थे। फिर धीरे धीरे हम भाई बहन जवान हुए। हम 2 बहनें और हमारे 2 ही भाई थे। हम अपने भाइयों से बहुत प्यार करते थे। वो हम सबकी लाडले थे। कई सालों पहले मेरे पिताजी अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। जब अचानक काम करते करते उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि उनको एक बहुत बड़ी बीमारी है। उस समय मेरे भैया की उम्र 20 साल थी। वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, मगर जब पिताजी घर में बीमार रहने लगे और उन्होंने फैक्ट्री जाना बंद कर दिया तो भैया ने फैसला किया कि वो अब आगे और नहीं पढ़ेंगे, अब वो कोई नौकरी करेंगे। मेरे भैया ने नौकरी करनी शुरू कर दी थी और फिर भैया ने भी हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उन्होंने साथ ही साथ पिताजी का इलाज भी करवाया और अपने काम पर भी ध्यान दिया। मेरी बड़ी दीदी, जो कि मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ी थी, हम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहते थे। माँ कहती थी कि इन दोनों बहनों के रिश्तों को कभी नजर ना लगे। हम दोनों कभी दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और यही वजह थी कि हम दोनों अपने भाई से भी बराबर का प्यार किया करते थे। माँ बहुत खुश होती थी क्योंकि हमारे एक चाचा थे और उन दोनों के परिवार में ही उनके बच्चों को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे बड़े चाचा का बेटा एक लड़की को पसंद करता था, जबकि चाचा को लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरे छोटे चाचा की 3 बेटियां थी और तीनों ही पढ़ाई में बिल्कुल बेकार थी। मेरे चाचा चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर कामयाब बने ताकि अपने पिता का सहारा बन सके, जैसे आज मेरे भैया मेरे पापा का सहारा बन गए हैं। जबकि मेरी दीदी भी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी और दीदी का भी यही कहना था कि जैसे ही उनकी पढ़ाई पूरी होती है वह भी नौकरी करने लग जाएंगी। मैं भी यही चाहती थी कि मेरी भी पढ़ाई पूरी हो जाए और मैं भी नौकरी करने लगूं। हम लोगों ने ठान लिया था कि हम इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे। पहले हम अपने लिए कुछ सेविंग्स कर लेंगे। हमारा बहुत बड़ा घर था। हम चाहते तो उसे आधा बेचकर अपने लिए काफी रकम इकट्ठी कर सकते थे, मगर ये घर मेरे पापा ने बड़ी मेहनत से बनाया था। मेरी माँ ने अपने हाथों से इस घर को सजाया था, इसीलिए हम चाहकर भी इस घर को नहीं बेच सकते थे। हमारे इस घर को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, क्योंकि ये घर बहुत खूबसूरत बना हुआ था, मगर हम लोग चाहकर भी इसको बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। भैया की अच्छी नौकरी लग गई थी। भैया अच्छा कमाते थे। उनकी अकेली कमाई से ही हमारा घर चल रहा था। पिताजी बहुत खुश थे और अफसोस भी करते थे कि अब भैया उन्हें कोई काम करने नहीं देते। भैया कहते थे कि पिताजी, आप अपनी तबीयत पर ध्यान दो, अपना ख्याल रखा करो। अब मैं हूं ना आपका सहारा बनने के लिए, इस घर को चलाने के लिए, तो फिर आपको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। सुबह का समय था। भैया बड़ी खुशी खुशी हम दोनों बहनों को लेकर और मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर घर से निकले थे। भैया की ड्यूटी होती थी कि वो जब सुबह अपने ऑफिस जाते थे तो अपनी बाइक पर मुझे और दीदी को कॉलेज छोड़ने के लिए जाया करते थे। हम दोनों बहनें एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। पहले वो हमें कॉलेज छोड़ दिया करते थे और उसके बाद अपने ऑफिस चले जाते थे। उस दिन भी हम दोनों बहनें भैया के साथ कॉलेज जाने के लिए निकले थे।
मैंने देखा था कि ना जाने क्यों भैया के चेहरे पर एक परेशानी छाई हुई थी। मैंने भैया से पूछा भी था तो भैया कहने लगे कि पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैंने और दीदी ने कहा भी था कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप घर में आराम करें, आज आप ड्यूटी ना जाएं, हम दोनों बहनें कॉलेज भी खुद चले जाएंगे। तो भैया कहने लगे कि अरे नहीं नहीं, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस कुछ अजीब सी घबराहट सी हो रही है। हमारे काफी समझाने के बावजूद भी विराट भैया नहीं माने और हम दोनों बहनों को कॉलेज छोड़कर वो अपने ऑफिस के लिए निकल गए। हम अपने कॉलेज में बेफिक्र से पढ़ाई कर रहे थे। हमें कॉलेज आए हुए अभी 2 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक कॉलेज के ऑफिस में हम दोनों बहनों को बुलाया गया था। हम दोनों जब वहां पहुंचे तो पता चला कि हमारे घर में कुछ इमरजेंसी हो गई है, इसलिए हमें बुलाया गया है। हमारे लिए घर से कॉल आ गई थी। हम दोनों बहनें घर के लिए रवाना हो गए थे, मगर जैसे ही हम घर पर गए तो ये देखकर हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि हमारे घर पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। बहुत सारे लोग आए हुए थे, ना जाने क्या बात थी। जैसे जैसे हम दोनों ने अंदर की तरफ कदम बढ़ाया तो हमें रोने पीटने की आवाज आने लगी। एक तरफ माँ दीवार से लगी फूट फूट कर रो रही थी तो दूसरी तरफ कुछ लोग मेरे पिताजी को संभाल रहे थे। मगर जैसे ही हमने सामने की तरफ देखा तो हमारे होश उड़ गए थे, क्योंकि विराट भैया की बॉडी हमारे सामने ही पड़ी हुई थी। हमारे विराट भैया का जोरदार एक्सीडेंट हुआ था जिस समय उन्होंने हमें कॉलेज छोड़ा था। उसके बाद ही जब वो अपने ड्यूटी जा रहे थे तो ऑफिस जाने के रास्ते पर ही उनको किसी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी थी। उनका तभी एक्सीडेंट हो गया था। इन 4 घंटों में हमारी पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई थी। हमारा सब कुछ हमारा विराट भाई ही तो था जो हमारा इतना ख्याल रखता था। हम दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगे थे। मेरे भैया का एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमसे इतना प्यार करने वाला विराट भाई, जिसने 4 घंटे पहले हमें कॉलेज में छोड़ा था, जो बहुत खुश नजर आ रहा था और साथ ही साथ उसके चेहरे पर परेशानी भी थी। उनके मन में घबराहट थी, शायद उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। अब वो हमारे सामने एक बेजान लाश की तरह पड़ा हुआ था। विराट भैया का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। विराट भैया की मौत पर ना जाने क्यों हम लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह हमें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं। माँ पिताजी का तो रो रो कर बुरा हाल था। सबसे ज्यादा तो हम पिताजी को संभाल रहे थे, क्योंकि पिताजी भैया के मरने से और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। कई दिन इसी तरह से गुजर गए। पिताजी पहले से ज्यादा बीमार रहने लगे थे। माँ भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मगर जैसे तैसे हम लोगों को अपने डेली रूटीन पर आना था। भला किसी जाने वाले इंसान को लोग कब तक याद कर सकते हैं? याद तो दिल में रहती है, मगर उसका गम एक ना एक दिन दिल से निकालना ही पड़ता है। उसकी मौत को भूलना ही पड़ता है और फिर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी पड़ती है। हमने भी बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। जब तक ईशा दीदी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी तब तक हमारे घर में बहुत परेशानियां आने लगी थी। पिताजी तो पूरी तरह से बिस्तर से लग चुके थे। उनका इलाज भी चल रहा था। माँ घर के सारे काम किया करती थी। हम दोनों की पढ़ाई का भी खर्चा था। ईशा दीदी की पढ़ाई पूरी ही होने वाली थी। ईशा दीदी ने कह दिया था कि अब वह किसी नौकरी की तलाश करेंगी और वो नौकरी किया करेंगी। विराट भैया की तरह वो पिताजी का सहारा बनेंगी। हम सबको संभालेंगे। मेरी ईशा दीदी बहुत अच्छी थी। मैंने उन्हें कहा था कि ईशा दीदी, अभी मेरी पढ़ाई पूरी होने में 3 साल का समय है। मैं भी आपके साथ नौकरी करूंगी और जितना हो सकेगा आपका हाथ बटाऊंगी कि नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई थी। बड़ी दीदी जॉब करने लगी थी, जबकि मैंने घर में ही ट्यूशन के लिए कुछ बच्चे लगा लिए थे। उनमें से भी मेरे पास पैसे आते रहते थे। माँ पिताजी विराट भैया को याद करके बहुत रोया करते थे। हम उन्हें तसल्ली देते थे कि विराट भैया ना सही, हम आपका सहारा है। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे और फिर वक्त के साथ साथ मेरी भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी।
मेरी रीता दीदी तो अभी भी उसी कंपनी में नौकरी कर रही थी, जबकि मैं भी नौकरी करना चाहती थी। इसलिए मैंने रीता दीदी से कहा था कि वो मेरी भी कहीं पर जॉब लगवा दे। अगर वो चाहे तो मेरी नौकरी अपने ऑफिस में भी लगवा सकती है। मगर रीता दीदी ने कहा कि मेरे ऑफिस में तो नहीं, मगर मेरे बॉस के भाई की कंपनी में मैं तुम्हारी नौकरी लगवा सकती हूँ। मैंने रीता दीदी से कहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है। रीता दीदी ने मेरी जॉब का बंदोबस्त कर लिया था। उन्होंने बॉस से मेरे बारे में बात कर ली थी। सैलरी वगैरह भी तय हो गई थी। पिताजी की तबीयत में अब पहले से काफी फर्क आ गया था। अकेली रीता दीदी की कमाई से ही घर चल रहा था, लेकिन अब मैं भी कमाने लग जाती तो और ज्यादा सहारा मिलना था। हम लोगों को विराट भैया की बहुत याद आती थी। अगर आज हमारे विराट भैया जिंदा होते तो बहुत कामयाब होते। वो हम दोनों बहनों से बड़े थे। माँ तो उनकी शादी के लिए लड़कियां तलाश कर रही थी। घर में हमारी भाभी आती, मगर ये सब तो सिर्फ सपने ही बनकर रह गए थे, और विराट भैया एक याद बनकर। माँ हम लोगों के लिए स्वादिष्ट खाने बनाया करती थी और घर में रहकर पिताजी का भी बहुत ख्याल रखती थी, जबकि हम दोनों बहनें सुबह को ऑफिस के लिए निकल जाते थे। मैं तो शाम को 8 बजे तक घर आ जाती थी, जबकि रीता दीदी शाम के 6 बजे तक घर आ जाती थी। मेरी जॉब अभी नई नई थी, इसलिए मुझे वहाँ पर हार्ड वर्क करना था, बॉस का दिल जीतना था, तभी तो मैं आगे और कामयाब बन सकती थी। मुझे ऑफिस ज्वाइन किए हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। सब कुछ फिर से बिल्कुल ठीक चल रहा था। हम लोग पहले की तरह जिंदगी की तरफ लौट आए थे। अब हमारे घर का भी हिसाब किताब ठीक हो गया था, क्योंकि विराट भैया की जाने के बाद हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिसको पहले तो रीता दीदी ने संभाल लिया था और फिर उसके बाद हम दोनों बहनें मिलकर संभाल रहे थे। हम दोनों बहनें हर संडे एक दूसरे की दोस्तों के साथ घूमने भी जाते थे। मैं तो ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाती थी, जबकि रीता दीदी अपनी दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाती थी, क्योंकि उन्हें शॉपिंग करने का बहुत शौक था। रात को हम दोनों बहनें एक ही कमरे में सोते थे। रात को लगभग आधी रात गुजर जाती थी जब हम दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते थे। मैं दीदी से पूछती कि आपका ऑफिस में दिन कैसा गुजरा, और रीता दीदी मुझे बताती कि उन्होंने ऑफिस में क्या क्या किया। एक दिन मुझे रीता दीदी ने बताया था कि वो किसी को पसंद करने लगी है। मैंने रीता दीदी से पूछा कि आखिर वो खुशनसीब कौन है जिसे मेरी रीता दीदी ने पसंद कर लिया है। तो रीता दीदी ने मुझे बताया कि उनके ऑफिस की एक दोस्त है, उसका भाई है जो हर रोज अपनी बहन को ऑफिस से पिक और ड्रॉप करता है, और जब हम सारी दोस्त शॉपिंग करने के लिए जाती है तब मेरी वो दोस्त अपने भाई से उसकी कार मांग लेती है और हम सब लोग उसी की कार में बैठकर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। मैंने देखा कि वह मुझे देखता रहता है, इसका मतलब यही है कि वह मुझे पसंद करने लगा है। मैंने रीता दीदी से कहा, आपकी दोस्त को इस बारे में पता है क्या? तो रीता दीदी कहने लगी कि हाँ, मैंने उसे बताया है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा भाई मुझे पसंद करता है। मैंने रीता दीदी को कहा, तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए, आपको उससे कहना चाहिए कि वह अपने पेरेंट्स को लेकर यहाँ आ जाए और जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाए। अगर लड़का अच्छा है तो आपकी शादी जल्द ही उससे हो जानी चाहिए। रीता दीदी कहने लगी कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं अपनी दोस्त से बात करूंगी। वैसे तो मेरी दोस्त भी चाहती है कि मैं उसकी भाभी बन जाऊं। उसकी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वह मुझे बहुत पसंद करती है। रीता दीदी ने अगले ही दिन अपने दोस्त से पूछा था कि वह अपने पेरेंट्स को लेकर हमारे घर कब आ रही है। उनकी दोस्त ने बताया कि उनके पेरेंट्स तो नहीं हैं, वह दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा है। उसने कहा कि वो खुद ही अपने भाई का रिश्ता लेकर हमारे घर आ जाएगी। रीता दीदी ने वही सब कुछ घर में माँ को बता दिया था और माँ से ये भी कह दिया था कि लड़का बहुत अच्छा है और जितना मैं कमाती हूँ वह भी लगभग इतना ही कमाता है। इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं होना चाहिए, प्लीज आप लोग इस रिश्ते से हाँ कर देना। माँ ने कहा था कि अगर लड़का अच्छा हुआ और हमें सब बातें ठीक लगी तभी हम इस रिश्ते के लिए हाँ करेंगे। रीता दीदी को पूरी उम्मीद थी
कि माँ पिताजी को लड़का बहुत पसंद आएगा। जब 3-4 दिन के बाद रीता दीदी के दोस्त ने उनसे हमारे घर आने के लिए कहा था। रीता दीदी ने जब मुझे बताया कि उनके दोस्त और उसका भाई 2-3 दिन बाद उनका रिश्ता लेकर हमारे घर आने वाले हैं, तब मुझे याद आया कि हमारी टीम को ऑफिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग को अटेंड करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग हमारे बॉस से करने के लिए आने वाले थे और उसमें हमारा भी शामिल होना बहुत जरूरी था। मैंने ये बात रीता दीदी को बताई तो रीता दीदी कहने लगी कि तो प्रॉब्लम हो गई कि तुम उस दिन घर पर नहीं होगी जिस दिन मेरा रिश्ता आने वाला है। मैंने कहा, रीता दीदी मैं जानती हूँ कि आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा, वैसे भी अभी तो आपका सिर्फ रिश्ता आ रहा है, मगर जब आपकी शादी होगी तो मैं सारे कामकाज छोड़कर सिर्फ अपनी बहन की शादी पर ही ध्यान दूंगी। रीता दीदी कहने लगी कि चलो तुम्हारे लिए ऑफिस का काम देखना भी तो जरूरी है। अब मैं ऑफिस जा रही थी तो अचानक मेरे फोन पर किसी के मैसेज आना शुरू हो गए। पहले तो काफी दिनों तक ब्लैंक मैसेज आते रहे, लेकिन फिर बाद में हाय हेलो के मैसेजेस आने लगे। अननोन नंबर से मैसेज आए थे, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे रही थी। मगर फिर जब इतने ढेर सारे मैसेज आने शुरू हो गए तो मैंने ऑफिस में फ्री टाइम में बैठकर रिप्लाई किया और पूछा कि आप कौन हो। तो उसने कहा कि मैं तो वो हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद करता है, मन करता है कि तुम्हें हर रोज देखता रहूं। तुम बहुत अच्छी और खूबसूरत हो और जितनी सुंदर हो उतनी ही भोली भी हो। मैंने कहा कि तुम कौन हो, आखिर ये किस तरह की बातें कर रहे हो। तो फिर मैसेज आया कि मैं वो हूँ जिसे तुम जानती ही नहीं हो। मैं तुम्हें आते जाते देखता हूँ, मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैंने उसको डर की वजह से मैसेज करना बंद कर दिए, क्योंकि मेरे माँ पिताजी हम दोनों बहनों पर बहुत भरोसा करते थे। हम दोनों ऐसी थी ही नहीं कि लड़कों से बातें करते हो, इसलिए मैंने उस लड़के का नंबर ब्लॉक कर दिया था। कई दिन तक तो मेरे पास उस लड़के के मैसेजेस नहीं आए, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद दूसरे नंबर से वो मैसेज करने लगा और कहने लगा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं देती हो। लेकिन वह जब भी मुझे नए नंबर से मैसेज करता तो मैं उसे ब्लॉक कर दिया करती थी। रीता दीदी का रिश्ता तय हो गया था। रीता दीदी के दोस्त ने माँ पिताजी से अपने भाई और दीदी के रिश्ते की बात कर ली थी। माँ को लड़का बहुत पसंद आया था। मैं जब घर आई तो रात को मुझे सब लोगों ने बताया कि लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। उनकी शादी में अभी टाइम था, क्योंकि रीता दीदी चाहती थी कि पहले उनका प्रमोशन हो जाए, उसके बाद उनकी शादी हो। रीता दीदी के दोस्त को इस बात से कोई मतलब नहीं था, जबकि रीता दीदी के दोस्त का भी रिश्ता तय हो चुका था। उसकी बहन चाहती थी कि अपनी शादी से पहले ही वो अपने भाई की शादी कर दे, ताकि उसके भाई का घर बच सके और वो सुकून से अपनी ससुराल में रह सके। मैं बहुत खुश थी कि मेरी दीदी का रिश्ता उनकी मर्जी के मुताबिक तय हो गया था। शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी, मगर एक तरफ मैं परेशान भी थी, क्योंकि अभी भी मेरे पास मैसेज आने बंद नहीं हुए थे। हर दूसरे तीसरे दिन नए नंबर से मैसेज आने लगे थे। वह मुझसे बात करने की जिद करता था, मगर मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। जितना हो सकता था उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी। रीता दीदी बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी शादी के दिन करीब आ रहे थे। रीता दीदी की शादी की शॉपिंग करने के लिए मैंने ऑफिस से 5 दिन की छुट्टी ली थी। मैंने अपने जीजा जी को फेस टू फेस तो नहीं देखा था, क्योंकि जिस दिन मेरे पेरेंट्स लड़के को उसके घर देखने गए थे, तभी मैं उनके साथ ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से नहीं जा सकी थी। मुझे रीता दीदी ने फोटो दिखा दिया था। लड़का सच में बहुत अच्छा था, स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था। मेरी रीता दीदी की चॉइस तो सच में बहुत अच्छी थी। मैं जितना खुश अपनी दीदी की शादी से हो रही थी, इतना ही दुख मुझे उनका इस घर से चले जाने पर भी हो रहा था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगी और अपने पेरेंट्स को अकेला नहीं छोड़ूंगी। आखिर बेटियां ही तो उनका सहारा है। अगर हम दोनों भी चले गए तो वह दोनों अकेले रह जाएंगे।
और फिर फाइनली रीता दीदी की शादी का दिन भी आ गया था। मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। मैरिज हॉल में हम सब लोग बारात आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बारात भी आ चुकी थी। ढेर सारे मेहमान आए हुए थे। बारात आई तो मैं फूलों की थाली लेकर गेट पर खड़ी हो गई। मैंने अपनी जीजा जी का स्वागत फूलों से किया था, मगर ना जाने क्यों जीजा जी मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनकी नजरें मेरे चेहरे से हट नहीं रही थी। मुझे देखकर तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मुझे लगा कि शायद मैं उनकी साली हूँ। उन्होंने मुझे पहली बार देखा है, इसलिए वो ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं। मगर मैं नहीं जानती थी कि उनका मुझे इस तरह से देखने का तो कुछ और ही मतलब था। तभी पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। दुल्हा दुल्हन को मंडप में बिठा दिया गया था। कुछ रस्में होने के बाद पंडित जी ने दुल्हे से मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनके इनकार से तो जहां रीता दीदी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, वहीं हम सब भी शॉक रह गए थे। जीजा जी की अगली बात ने तो जैसे हमारे ऊपर परेशानियों के पहाड़ ही तोड़कर रख दिए थे। रीता दीदी ने मेरी तरफ देखा और फिर मैंने देखा जिन आंखों में मेरे लिए बचपन से आज तक मोहब्बत और इज्जत थी, वहां मेरे लिए नफरत दिखाई दे रही थी। दुल्हा बनकर बैठे इस इंसान की बात ने हम सबको ही खामोश करके रख दिया था। खास शादी के समय ही किसी लड़की को ठुकरा दिया जाए तो वो सारी दुनिया से नफरत करती है और ठुकराने की तकलीफ भी बहुत होती है। रीता दीदी जिस लड़के से प्यार करती थी और जिससे उनकी शादी होने जा रही थी, रमन, उसने मेरी रीता दीदी से शादी करने पर साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि मैं इनसे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले महीने से शादी की तैयारियां होने के बावजूद उसे मेरी रीता दीदी से मोहब्बत नहीं हो पा रही थी, जबकि वह किसी और से मोहब्बत करता था। उसने कहा था कि वह मुझे देखते ही मेरा दीवाना हो गया। उसे नहीं पता था कि मैं इस घर में रहती हूँ। उसने कहा था कि वह मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, मगर इस समय पर उसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। वह जिंदगी को अपने हिसाब से जीने वाला इंसान था, बल्कि वो कोई अजीब जिद्दी और सरफिरा इंसान था। उसने कहा कि उसे ऐसी लड़कियां पसंद है जो कम उम्र की और मासूम नजर आती हो और जो हंसे तो उनके हंसने से फूल झड़ने लगे। उसने कहा कि जब उसने मुझे पहली नजर देखा था, रमन तभी मेरा दीवाना हो गया था। रमन नहीं जानता था कि मैं उसकी होने वाली पत्नी की छोटी बहन हूँ। रमन तो ये शादी अपनी बहन की मर्जी से कर रहा था। उसने अपनी बहन को कई बार अपनी पसंद बताने की कोशिश की, मगर उसकी बहन तो यही चाहती थी कि उसकी दोस्त ही उसकी भाभी बने। लेकिन अब ऐसे मौके पर जब उसने मुझे देख लिया था तो उसे अपनी पसंद बताने का मौका मिल गया था। सब लोगों के सामने हमारी बहुत बेइज्जती हो रही थी। सब लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। रीता दीदी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। रीता दीदी के दोस्त बार बार अपने भाई रमन को समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर रमन उससे कहने लगा कि तुम्हारी शादी तो तुम्हारी पसंद से हो रही है, मेरी शादी फिर तुम अपनी पसंद से कैसे करवाना चाहती हो? मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी पसंद से शादी करूं। मैं शादी करूंगा तो इस रिटर की छोटी बहन से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ये कहकर उसने सब लोगों को उठने के लिए कहा था। बारात में उसके ढेर सारे दोस्त भी आए थे। सब लोग बारात वापस लेकर जा चुके थे, लेकिन जाने से पहले उसने मेरे पेरेंट्स से कहा था कि मैं आपकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स ने उसे इतना डांटा, इतना जलील किया कि वो खामोशी से हमारे घर से चला गया। भरी महफिल में एक इंसान मेरी बहन को ठुकरा कर चला गया था। इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता था? और उस दिन तो मेरे माँ पिताजी फूट फूट कर रो रहे थे कि अब उनकी बेटी को कौन एक्सेप्ट करेगा। तभी हमारे मोहल्ले का एक लड़का सामने आया जिसकी एक मामूली सी नौकरी थी, मगर उसने जाहिर किया कि वह रीता दीदी को बहुत पसंद करता है। उसके दिल में आज भी रीता दीदी के लिए इज्जत और मोहब्बत है। वह कभी अपनी मामूली सी नौकरी और गरीब होने की वजह से अपनी मोहब्बत का इजहार रीता दीदी से नहीं कर सका,
क्योंकि रीता दीदी एक पढ़ी लिखी और अच्छी खासी नौकरी करने वाली लड़की है। वो जानता था कि रीता दीदी उन्हें मना कर देंगी। इसी डर की वजह से वो रीता दीदी से कभी कुछ कह नहीं सका और अब वह मेरे पेरेंट्स से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को भी ऐतराज ना हो तो आप इनकी शादी मेरे साथ करवा दो। मैं सारी जिंदगी आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मेरी सैलरी तो कम है, मगर मैं आपकी बेटी को इतना प्यार दूंगा कि उसे हमेशा रानी बनाकर रखूंगा। माँ पिताजी को एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। लड़के के घर वाले भी कहने लगे कि हमारे बेटे की खुशी की खातिर अपनी बेटी का हाथ हमारे बेटे के हाथ में दे दो। माँ पिताजी ने सोच विचार किया। रीता दीदी से भी इस बारे में बात की गई। रीता दीदी की शादी रमन से नहीं हो सकी तो क्या हुआ, मगर मोहल्ले की लड़के रोहन से हो गई थी। और फिर रीता दीदी की विदाई का समय आ गया था। मेरी रीता दीदी की जोड़ी इसी लड़की के साथ लिखी हुई थी, लेकिन मैं रीता दीदी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैं अपनी दीदी से गले मिलने के लिए उनके करीब गई तो रीता दीदी ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था और कहने लगी कि कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। उन्हें यही लगता था कि इसमें मेरी गलती है, मगर इस समय मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो रमन को जानती भी नहीं थी। शादी में आए हुए सारे ही मेहमान अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि जरूर मेरा और रमन का पहले से ही कुछ चल रहा होगा, वरना एक सेकंड में कोई किसी को पसंद करके इतना बड़ा फैसला नहीं लेता। सबकी अपनी अपनी राय थी, लेकिन मेरे लिए तो रीता दीदी की राय ज्यादा अहम थी, जो उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे बता दी थी। उनकी आंखों में आज मेरे लिए नफरत थी और मैं हैरान थी कि मैं मर क्यों नहीं गई। रीता दीदी मोहल्ले के लड़के रोहन के साथ विदा होकर अपनी ससुराल चली गई थी। अगले दिन जब रीता दीदी अपने पति के साथ हमारे घर आई तो मैंने रीता दीदी से रिक्वेस्ट की थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं उस लड़के को नहीं जानती थी, मगर रीता दीदी तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं अब अपना कसूर बताकर थक गई थी। मेरा रोना चिल्लाना अब किसी काम का नहीं रहा था, क्योंकि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सबकी जिंदगियां रूटीन पर आ गई थी। माँ पिताजी भी मुझसे बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें भी इसमें मेरी ही गलती नजर आती थी। अब मैं पूरी तरह जान चुकी थी